In today's video lecture, we will talk about the drugs used for the constipation. First, we will define the exact definition of constipation, and then we will define what are the classification of drugs that we used for constipation, and at last we will discuss in detail about a single class of drug. So we will cover the constipation in 2 to 3 videos lecture. अब इसमें एक चीज ये आती है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कई बार बच्चों को लगता है कि बहुत ही कॉन्स्टिपेशन में हो क्या रहा है, कॉन्स्टिपेशन में बस उनको ऑलमोस्ट ओवरऑल कंसेप्ट ये क्रिएट हो पाता है। कई बच्चे अगर डिफाइन कर पाते हैं तो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन में टेक्निकली डिफाइनिंग, इफ वी डिफाइन टेक्निकली व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, इन अ वीक, एक सप्ताह में अगर लेस देन 3 टाइम्स देयर इज bowel movement और यू कैन से लेस देन 3 टाइम डेफिकेशन है, तो आप उसको बोलोगे यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मींस वी कैन डिफाइन इफ यू हैव लेस देन 3 bowel movement, राइट? इफ यू हैव लेस देन 3 bowel movement एंड विच इज और लेस देन 3 bowel movement, एक तो आपकी ये डेफिनेशन हो गई कि आप कॉन्स्टिपेशन को सिर्फ ये कहकर डिफाइन कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन इज डिफाइंड एज लेस देन 3 bowel movement इन अ वीक। एक तो ये आपकी डेफिनेशन है। लेकिन आप अगर दूसरे उसके जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको भी रिलेट करके कंबाइन करके आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिपेशन में बी डिफाइंड एज द इनफ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स। मतलब आपने उसको इनफ्रीक्वेंट बोल दिया, मतलब वो इनफ्रीक्वेंट है, मतलब उसमें कोई मतलब डिफाइंड जो उसका तरीका है उस तरीके से नहीं है, इनफ्रीक्वेंट है। तब आपने उसको बोला कि इनफ्रीक्वेंट डेफिकेशन, और यू कैन से ऑल्सो इन कॉन्स्टिपेशन देयर विल बी हार्ड टू पास ऑफ द स्टूल। स्टूल को पास करने में भी प्रॉब्लम फील होगी, स्ट्रेनिंग फील होगी एट द रेक्टम। सो ये ओवरऑल जो कंडीशंस बना रही है ये कॉन्स्टिपेशन की बना रही है। तो कॉन्स्टिपेशन में आपको डिफाइन इस तरीके से करना है। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन इज डिफाइंड एज द लेस देन 3 bowel movement इन अ वीक इन विच देयर विल बी फीलिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ द स्टूल, और यू कैन से देयर विल बी इनफ्रीक्वेंट डेफिकेशन थ्रू आउट द वीक, एंड दैट इनफ्रीक्वेंट डेफिकेशन शुड बी लेस देन 3। ये चीज आपकी एक, इसको आप एटलीस्ट अब कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द कंडीशन दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशन, और यू कैन से द कॉन्स्टिपेशन। So first I would like to discuss that constipation is not a disease, it is a symptom. So any pathological condition, it does not have any kind of pathological changes. It is due to the constipation can be due to the certain situation or condition. Like let's suppose you are taking the less fiber content in your food. Whatever you are taking, what you are intaking the food content, and that food content having the less fiber content, तो less fiber content है that will leads to the creation of problem constipation, right? तो number 1 condition, lack of dietary fiber. In a same way we can say if you are having the less physical activity, मीन्स आप फूड इनटेक कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकल इनएक्टिविटी भी कई बार कंडीशन क्रिएट करती है किसको, कॉन्स्टिपेशन को। और कई बार हम बात करते हैं कि मेडिकेशंस इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन भी होता, लाइक सर्टेन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, that category of drugs due to their side effect, or you can say in the side effect they produce constipation, like opioids or all the anticholinergic drugs, maximum anticholinergic drugs. So we can say we have a clear concept of definition, right? We have defined that what are the conditions through which there will be generation, or you can say the genesis of constipation, like lack of dietary fiber, or you can say the what less physical activity,
or you can say medication induced like opioid and anticholinergic. Now we will talk about, we have discussed up to here. Now we will talk about, there are certain terms that interchangeably according based on the drug that we used, like and this part, this certain terms are actually create some confusion among the students. So students have to be very clear what is laxative, purgative, cathartic and aperient. So here I would like to make a clear concept of these, like laxative and purgative. Like we have discussed in the central nervous system, as usually we studied in the pharmacology central nervous system, sedative and hypnotics. In the same way, that is there is laxative and purgative that were responsible for inducing the sleep with consciousness and without consciousness, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. तो वो उसी तरीके से यहां पे लैक्सेटिव और परगेटिव का कॉन्सेप्ट है. जब हम, चूंकि हम इनको किसके ट्रीटमेंट में ले रहे हैं, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ड्रग लैक्सेटिव परगेटिव जो कि हम कॉन्स्टिपेशन में यूज कर रहे हैं. तो अगर हम अगर हम लैक्सेटिव की बात करते हैं तो लैक्सेटिव जो हमारा एक्शन देगा वो माइल्डर एक्शन देगा. लाइक हम बात कर सकते हैं सेडेटिव की तरह, लेकिन सेडेटिव का अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्लीप का रोल है. लेकिन यहां पे जो कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ में रोल है, जो इवैक्यूएशन ऑफ बाउल करता है लैक्सेटिव, वो लैक्सेटिव का एक्शन अपने आप में कैसा है, माइल्डर है. और ये करता क्या है कि इंटेस्टाइनल जो ल्यूमेन है उस पे बाउल का मूवमेंट मतलब जो भी डेफिकेटरी मटेरियल है उस मटेरियल का इवैक्यूएट कराएगा इंटेस्टाइनल ल्यूमन से. तो नंबर 2 मतलब ये डेफिनेशन आपकी बहुत क्लियर होना चाहिए कि लैक्सेटिव क्या करने वाला है. अच्छा, लैक्सेटिव अपने मैकेनिज्म के बेस्ड पे भी, इस बेस पे डिफाइन किया जा सकते हैं. हम एक जो ब्रॉड टर्म बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन में ट्रीटमेंट के लिए, वो हम लैक्सेटिव का ही यूज करते हैं. और कई बार लैक्सेटिव अगर स्ट्रॉन्गर एक्शन दे रहा है, जैसे माइल्डर एक्शन की बात किया तो उसको हमने रिटेन किया किस कैटेगरी में, लैक्सेटिव में. लेकिन वही लैक्सेटिव अगर स्ट्रॉन्गर एक्शन दे रहा है तो हम उसको पुट करेंगे किसमें, परगेटिव में. सो दिस इज द ब्यूटीफुल डिफरेंस दैट माइल्डर सब्सटेंस, माइल्डर ड्रग और द ड्रग इंड्यूसिंग इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, बोथ अगर ये दोनों चीजें अचीव हो रहे हैं, दैट वी विल कैटेगराइज देम इनटू द लैक्सेटिव एंड दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन. एक्शन शुड बी माइल्डर. But in case of purgative, the action should not be milder, they will be stronger than laxative. And the difference among the laxative and purgative is that laxative, when it does the evacuation of bowel, then along with the defecatory material, there will be less fluid secretion. The stool will be softened, but along with the presence of water will be less or fluid secretion will be less. But during the purgatives, there along with the defecatory material there will be increased fluid evacuation as well. तो दोनों तरीके से आपको डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए. लैक्सेटिव सिंपल, इसको रिवाइज करते हैं हम लोग. लैक्सेटिव की हम बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल होती है, माइल्डर एक्शन होता है, इवैक्यूएशन ऑफ बाउल होता है, नंबर 1. परगेटिव की बात करेंगे तो ये एक तरीके के लैक्सेटिव्स ही होते हैं, लेकिन इनका एक्शन स्ट्रॉन्गर होता है. ये ज्यादा से ज्यादा डेफिकेटरी मटेरियल के साथ फ्लूइड का सिक्रीशन भी कराते हैं. अब हम बात करेंगे, ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एपेरिएंट. लैक्सेटिव जो है उनमें लैक्सेटिव का जो अपना एक्शन है वो भी बहुत ही अगर माइल्ड है और कम है, उनका माइल्डर एक्शन तो है ही. लैक्सेटिव को हम डिफाइन इस बेस पे कर रहे हैं कि माइल्डर एक्शन है, लेकिन लैक्सेटिव में भी बहुत लेस अगर इफेक्ट है और वो भी माइल्डर है, वो भी बहुत लेस, तो हम उसको कई बार एपेरिएंट बोल रहे हैं. ये कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और डिफरेंट बुक्स के ऑथर का जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन फॉर जस्ट द सेक दैट यू बिलीव मी, आपको एपेरिएंट यही है जो लैक्सेटिव very weak laxative can be considered as aperient, and these all are using in constipation. So number 4, cathartic. What is cathartic? Cathartic is actually responsible for the evacuation of bowel, but it is directly involved in the acceleration of defecation. जो defecation को accelerate करना है, defecation को accelerate बढ़ाना है, तेजी से करना है, तो उसको बोलते हैं कौन सा, एक्सिलरेटेड डेफिकेशन. तो कैथार्टिक का सिंपल क्लियर है कि ये डेफिकेशन को एक्सिलरेट करते हैं, बहुत तेजी से बढ़ाते हैं. ठीक.
उसकी मैकेनिज्म क्या है कि आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा के कर रहे हैं, वो अलग अलग पार्ट है, उसके बेस पे ही डिफाइंड होगा कि वो कैथार्टिक है या किस तरीके फ्लूइड के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, प्लस स्ट्रॉन्गर है तो परगेटिव में चला जाएगा, माइल्डर लैक्सेटिव है देन एपिरेंट में चला जाएगा, और अगर माइल्डर और इवैक्यूएशन ऑफ बाउल की हम केवल बात कर रहे हैं तो वो लैक्सेटिव में चला जाएगा. So this is all about the different among different terms that interchangeably we use in a constipation chapter that you all should have to know about this terminology. Now we will talk about the classification of drugs that we use in the constipation. So in most of the cases, as I earlier told कि आपको laxatives बोलना है कि हम क्या कर रहे हैं, laxatives का यूज कर रहे हैं. अब laxatives को मैंने बताया कि भाई अगर इसका स्ट्रॉन्गर एक्शन है तो हमने किस में बोल दिया, परगेटिव में. तो इस चीज से बच्चे कंफ्यूजन में नहीं होंगे, क्योंकि कई बार बुक्स में जो लिखा है वो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है मुझे लगता है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लैक्सेटिव्स अगर मेन कैटेगरी दी है, उसके अंदर ड्रग्स दिया है, तो ड्रग के मैकेनिज्म के बेस पे आपको फिर इसमें डिफाइन करना है कि एक्चुअली में ये परगेटिव था या क्या था. क्लियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन. इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव्स दैट वी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज दैट व्हाट फाइबर्स, बल्क फाइबर क्या होते हैं कि आपके ये जो फाइबर कंटेनिंग जो डाइट्स हैं उसमें हम उसको रखते हैं, डाइटरी फाइबर बोलते हैं इसको. डाइटरी फाइबर्स में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे कि हम बात करें अगर ब्रैन की, साइलियम की, एसबगुला की. साइलिया एसबगुला इंटरचेंजेबली कई बार यूज होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि साइलियम कोई बहुत बड़े डिफरेंट चीज है एसबगुला से. दे आर approximately same. Psyllium interchangeably sometime used for the isabgola and methyl cellulose. Bran, psyllium, isabgola and cellulose. And the second classification that we use to treat stool softening like Docusat and liquid paraffin and stool. ये क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है ये आप इसको याद करने का एक चूंकि क्लास में एक किस तरीके से प्रोसीड करना है ये भी एक पार्ट होता है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए. तो हम इसके बाद क्या करेंगे, स्टूल सॉफ्टनर हमने लिया, राइट. स्टूल सॉफ्टनर के बाद हम जो लेंगे, उसके बाद हम यहां पे लेंगे स्टूल सॉफ्टनर के बाद फेनोफ्थलीन, बेसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, और वी विल टॉक अबाउट 5-HT4 एगोनिस्ट. मतलब इसके अंदर सब कैटेगरी है जो कई तरीके से यूज होती है. फिक्स्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल. सो अब हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, हमारा क्या हम फाइबर्स की बात की, हमने क्या बात की, स्टूल सॉफ्टनर्स की बात की. अब हम बात करेंगे स्टिमुलेंट परगेटिव्स की. स्टिमुलेंट परगेटिव में आपके फेनोफ्थलीन और आपका बेसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, 5-HT4 एगोनिस्ट, प्रूकैलोप्राइड और फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल की बात करेंगे. वन बाय वन हम इसको हर चीज को डिफाइन करेंगे, कोई एक ऐसा पार्ट नहीं रह जाएगा कि आपका कंफ्यूजिंग रह जाएगा. ऑस्मोटिक परगेटिव में हम बात करेंगे मैग्नीशियम और सोडियम के साल्ट्स की हम बात करेंगे, लैक्टुलोज की बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की बात करेंगे. तो क्लासिफिकेशन एक अपना एक अलग पार्ट है, वो आपको याद करना होगा. अगर कई बच्चों को ये लगता है कि क्लासिफिकेशन याद करने में भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इसका मेनेमिक्स बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा. इसके बाद देखिए आज जो हमारा फोकस्ड है, जो कंसेप्ट जो आपको मिला वो आपको मिला एक तो डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन में. दूसरी हमने बात की कि जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं इंटरचेंजेबली, कैसे लैक्सेटिव, परगेटिव, एपेरिएंट और कैथार्टिक को डिफाइन कर रहे हैं. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट अ सिंगल, जो कि सुनने में तो आसान लगता है फाइबर को, लेकिन इसका मैकेनिस्टिक अप्रोच आपको समझना पड़ेगा. लाइक हम फाइबर्स की बात करेंगे, ब्रैन, साइलियम, एसबगुला, तो हम इसकी बात करेंगे कि ऑलमोस्ट ये किस तरीके से एक्ट करते हैं. तो देखिए ब्रैन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक ब्रैन का एक आउटलाइन बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ब्रैन ये फाइबर है, किस तरीके का फाइबर है, एक मतलब एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो उसमें देखिए क्या है कि ब्रैन, अब जैसे हम चावल खाते हैं या फिर आप कह लो कि जो है चावल खाते हैं, गेहूं से हमारा जो है आटा जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि राइट इस तरह के जो फूड्स होते हैं, सेरेल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो उनकी आउटर लेयर होती है, जैसे राइस है, राइस की जो आउटर लेयर है, या जो हम बात करें वीट की, तो वीट की जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को प्रोसेसिंग के थ्रू सेपरेट आउट कर लिया जाता है. और वही सीड की जो आउटर लेयर है, उस सीड की आउटर लेयर को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, ब्रैन. अब ब्रैन का ये भी कई बार आपको बता दूं, कई बार इस तरीके के बिस्किट्स भी अब बनने लगे हैं, या इस तरीके से ब्रेकफास्ट
अब ऑटोमेटिकली जो मतलब कई आपके फूड्स इस तरीके के ऑलरेडी बनते हैं जिसमें कि फाइबर कंटेनिंग आपका ऐड भी आता है कि इसमें फाइबर्स हैं ज्यादा से ज्यादा। तो फाइबर का एक्चुअली मीनिंग भी यही है कि जो उसकी सीड्स की आउटर लेयर होती है, जैसे मोस्ट ऑफ द जो ब्रांड्स बनते हैं 40% फ्लोर इंडस्ट्री से बनते हैं, जहां पे फ्लोर तैयार किया जाता है। आटे की हम बात कर रहे हैं, वो किसका हो सकता है, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका हम बात करते हैं राइस के, व्हीट के, ठीक, तो उसमें 40% हम वो कवर करते हैं। तो सबसे पहले ब्रांड में हुआ क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रांड में एक चीज समझ में अभी तक जो आई वो ये है कि ब्रांड में सीड्स जो हैं, व्हीट और राइस की हम मेनली बात कर रहे हैं। फ्लोर इंडस्ट्री 40% इस ब्रांड को प्रोड्यूस करता है, जो कुछ डेटाज भी आपको क्लियर होने चाहिए। अब उसमें चूंकि हम बाहरी लेयर की बात कर रहे हैं, उसमें सेलुलोज भी होता है, और हम ये जानते हैं कि सेलुलोज हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है। सेलुलोज के अलावा उसमें कई बार पेक्टिन, गम मींस जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कई प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो अब ब्रांड में तो हमने फाइबर पढ़ लिया कि फाइबर बल्क को बढ़ा रहा है, हमने इसको कैटेगराइज कर लिया बल्क फॉर्मिंग एजेंट में। लेकिन किस तरीके से बल्क को बढ़ा रहा है, उसका मैकेनिज्म जैसे आप रिलेट करेंगे, डेफिकेशन के बल्क को कैसे बढ़ा रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है कि नंबर 1 आपने फाइबर, आपको ब्रांड कहां से मिल रहा है ये आपका क्लियर हो गया। डाइटरी फाइबर में ब्रांड कहां से आया। अब उसमें हम बात की कि हमारा जो है उसमें सेलुलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, गम्स हैं। तो उसमें लाइक हमारा सबसे पहले ब्रांड में क्या है, अनएब्जॉर्ब्ड सेलुलर वॉल है। ब्रांड को डिफाइन कर रहे हैं ताकि आप उसकी मैकेनिज्म अच्छे से बाद में समझ पाओ। उसमें कई सारे क्या हैं, सेलुलर वॉल हो गया, अनएब्जॉर्बल सेलुलर वॉल। इसके बाद हम बात करते हैं उस पे क्या है, लिग्निन भी है, गम्स भी हैं, पेक्टिन्स भी हैं, और मैंने ऑलरेडी बोला कि 40% कौन कवर करता है, फ्लोर इंडस्ट्री। तो आपको यह चीज पता होना चाहिए। जब आपको यह चीज पता होगी कि उसके आउटर लेयर पे, इट मींस डाइटरी फाइबर पे जो उससे मिल रहा है उसमें क्या क्या है, तो आप आसानी से उसके मैकेनिज्म को रिलेट कर लोगे। देखिए किस तरीके से, सपोज करिए आपने ब्रांड लिया। अब ब्रांड लिया तो उसके अंदर क्या था, सेलुलर वॉल थी, वो क्या एब्जॉर्ब होगी, नहीं होगी। उसके अंदर कुछ पॉलीसैकेराइड्स थे, गम, पेक्टिन, लिग्निन। तो ये सब क्या होंगे, अब एब्जॉर्ब किया H2O, बिकॉज इट हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब H2O। वो फाइबर जो होंगे वो वाटर के, उनकी कैपेसिटी होगी कि वाटर को एब्जॉर्ब करें। जब आप उसको इनटेक करेंगे वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जाएंगे। अब हम कॉन्स्टिपेशन से रिलेट करेंगे, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिपेशन को हमने बोला लेस देन 3 बाउल मूवमेंट पर वीक, तो हमने इसको क्या बोला, कॉन्स्टिपेशन। तो हम उस अगर बाउल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं तो भी हम बात करें, हम एक तरीके से कहेंगे हमने कॉन्स्टिपेशन को क्या किया, ट्रीट किया। तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि नेचुरल कैपेसिटी होती है फाइबर्स की, वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर। और जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर भी ऐसी बात क्या होगी, वो स्वेल हो जाएंगे। वाटर एब्जॉर्ब किया, स्वेल हुआ। जब स्वेल हुआ तो स्वेल होने का मतलब देखिए क्या है, स्वेल होने का मतलब है कि भाई जो आप फाइबर ले रहे हैं वो भी तो डेफिकेशन के थ्रू निकलेगा, डेफिकेशन के थ्रू वो फाइबर भी तो जाएगा। तो ये जब ओवरऑल जितना भी डेफिकेटरी मटेरियल है उसमें एक कंटेंट आपका फाइबर भी है, क्योंकि आपने फाइबर इनटेक किया। अच्छा, फाइबर का वर्क है कि H2O को होल्ड करके रखेगा। इट मींस जो भी डेफिकेटरी मास है उस मास को, वॉल्यूम को, साइज को बढ़ा रहा है। और जब साइज को बढ़ाएगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और वी कैन से द डेफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और डेफिकेशन ज्यादा होने की जो मैकेनिस्टिक अप्रोच यहां पे ऐड हो रही है वो ये हो रही है कि जितना ज्यादा वो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने का साथ है कि आपने फाइबर लिया इसलिए आपने उस डेफिकेटरी मास को बढ़ाया। लेकिन डेफिकेटरी मास, फाइबर के जुड़ने से डेफिकेटरी मास इसलिए बढ़ा क्योंकि फाइबर्स ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर क्या होल्ड किया हुआ है, वाटर। और वाटर जब स्टूल में ऐड होगा तो स्टूल क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। और सॉफ्ट स्टूल को डेफिकेशन के थ्रू निकालना ज्यादा आसान है। तो कई बार चांसेस होंगे कि सॉफ्टन स्टूल मींस एब्जॉर्ब्ड H2O, swells, H2O concentration of the feces will become high। और ये फीसेस की अगर कंसंट्रेशन H2O की बढ़ेगी, वॉल्यूम H2O को बढ़ेगा, देन देयर विल बी सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल। सो दिस कैन बी द वन मैकेनिज्म, दिस कैन बी द वन मैकेनिज्म। नंबर 2, कई मैकेनिज्म है जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं और ये पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ऑलरेडी हमको पता है कि बैक्टीरियाज हैं, गट फ्लोरा है। अब वो गट फ्लोरा अपनी ग्रोथ के लिए
अपनी ग्रोथ के लिए कह लो या कि ये कह लो कि जो भी डाइटरी फाइबर में मैंने बताया कि पॉलीसैकेराइड्स आ रहे हैं, लाइक पेक्टिन आ रहे हैं, गम आ रहे हैं, लिग्निन्स आ रहे हैं, तो उनको अगर मेटाबोलाइज करती है तो उनको, क्योंकि सेलुलर कंटेंट को तो मेटाबोलाइज हो नहीं पाएगा, अगर इन पॉलीसैकेराइड्स को मेटाबोलाइज करती है तो क्या इफेक्ट आने वाला है, उससे कॉन्स्टिपेशन में क्या हेल्प होने वाली है उसको हम देते हैं। देखिए, बैक्टीरिया ने जो भी आ रहे थे पीछे से इनके कंटेंट, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, लिग्निन, पेक्टिन, ये सब जो आ रहा था उसको क्या किया, मेटाबोलाइज किया। जब उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन करने से, चूंकि पॉलीसैकेराइड्स हैं, जब उनको गट फ्लोरा ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, तो वहां पे जो प्रोडक्ट अब बनने वाला है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट। यहां पे ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट के मायने क्या है, देखिए, ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट के मायने ये है कि उसके अंदर जो भी ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो वाटर को होल्ड करके रखे, और वाटर को होल्ड करके रखेगा, और वो डेफिकेटरी मटेरियल का एक पार्ट है। इस मींस डेफिकेटरी मटेरियल में भी आपका क्या मिलने वाला है, वाटर। तो सेम पहले वाली मैकेनिज्म सॉफ्टनिंग और स्टूल होगी, लेकिन जो हमारा कहने का तरीका है वो अलग अलग तरीके से है। अब हम इस बार हमने क्या बोला, जो भी कंटेंट है डाइटरी ब्रेन के, उन पॉलीसैकेराइड में गट फ्लोरा का ब्रेकडाउन होगा, गट फ्लोरा उसको ब्रेकडाउन करेंगे, जब ब्रेकडाउन करेंगे तो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट आप देखिए क्या होता है, देखिए ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट अगर है तो चूंकि ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा यहां पे, तभी आपका एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बन पाएगा, अदरवाइज एक रटने वाली बात हो जाएगी। तो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट हैं जैसे कि पेक्टिन और गम्स, इनको जब बैक्टीरिया ब्रेकडाउन करेंगे गट फ्लोरा के, तो वहां पर क्या होगा कि एक्चुअली होता क्या है, ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट में सॉल्वेंट जो होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहां पर जैसे मान लीजिए कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, राइट, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में कोई ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड बन गया, उसके अंदर का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। रेफरेंस में अगर बॉडी की हम बात करें, जो हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी है, वो हमारी जो सिस्टम में H2O है दैट विल एक्ट्स लाइक अ सॉल्वेंट, और ऑस्मोसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि पेक्टिन और गम्स की वजह से बनेगी उस ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट के चारों तरफ, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा, जहां पर ज्यादा सॉल्यूट है। ऑस्मोसिस में यही होता है ना, सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होता है, जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां पर जो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में बन रहा है, वो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में बन रहा है, वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट कहां पर ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट ज्यादा है बॉडी में, वाटर, तो वाटर का मूवमेंट कहां पे होगा, उस ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट में। इट मींस उस मास में होगा जिस मास में, जो कि हमको किससे मिला, ब्रेन से मिला। तो एक मैकेनिज्म, तो अब क्या होने वाला है, रिटेन वाटर, चूंकि इसी वजह से उसके अंदर वाटर आ जाएगा, तो वाटर आने की वजह से फिर से हम कह सकते हैं स्टूल की क्या हुई, सॉफ्टनिंग हुई। तो दूसरी मैकेनिज्म ये है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसको कहने का तरीका, चूंकि बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर हम डाइटरी फाइबर को इंक्रीज कर रहे हैं इट मींस हम बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं, और बैक्टीरियल ग्रोथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ और ज्यादा किसके मास को बढ़ाएगी, डेफिकेटरी मटेरियल, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज उसमें भी होते हैं, तो इंक्रीज करेगी मास को। तो ये बहुत लेस एफिशिएंट मैकेनिज्म है, लेकिन ये भी डिफाइन की जाती है कि as the dietary fiber increases inside the intestinal lumen, they will increase the chances of bacterial growth, and that leads to the formation of that be a part of the defecatory material, or we can say that increase the mass of defecatory material. Number 4, how bile acid excretion increases. देखिए जो भी यहां पे पॉलीसैकेराइड्स हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल है, लाइक और जो फैट फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, इन पॉलीसैकेराइड्स में जो जो प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट है, वो प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट वो क्या करेगा, बाइल एसिड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब बाइल एसिड ज्यादा से ज्यादा इन पॉलीसैकेराइड्स के साथ मिक्सअप होके ज्यादा से ज्यादा डेफिकेटरी मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो बाइल एसिड की बॉडी में जो फंक्शन है वो कम होगा। बाइल एसिड का फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट, तो कोलेस्ट्रॉल का अगर
ट्रांसपोर्ट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमको चाहिए होगी बॉडी में। भाई कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट अगर कम हो रहा, बाइल एसिड नहीं है, बाइल एसिड तो ज्यादा डेफिकेशन के थ्रू निकल रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट को पूरा करने के लिए जहां पे कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज है हम उसकी बात करने लगेंगे। कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज किस फॉर्म में? एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम ज्यादा से ज्यादा लीवर के अंदर फैगोसाइटोलाइज्ड करने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटेक करने लगेंगे। तो अब एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, वो यूटिलाइज होने लगेगा। तो एक तरीके से बेनिफिशियल भी है क्योंकि एलडीएल हमारे लिए एक डेंजरस लाइपोप्रोटीन है। तो हम सिंपल एक लाइन में अगर डिफाइन करें कि जो भी पॉलीसैकेराइड यहां था उसमें प्रोटीन और लिपिड कंटेंट की वजह से वो बाइल एसिड के साथ एक्सक्रीट होने लगा। बाइल एसिड का जो फंक्शन था वो इनहिबिट होने लगा। बाइल एसिड ने क्या करता था? कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता था। अब जब कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा चूंकि बाइल एसिड नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल का अपटेक कहां से किया जाएगा? लीवर में किया जाएगा। कहां से? ब्लड से। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कहां है ज्यादा? एलडीएल के फॉर्म में। तो इट मींस एलडीएल के अपटेक किया जाएगा लीवर में और एलडीएल को ब्रेक किया जाएगा। तो एलडीएल का लेवल ब्लड में क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिशियल भी है। ये 4 मैकेनिज्म आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से ब्रेन और यू कैन से द डाइटरी फाइबर आपकी हेल्प करते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और ड्रॉबैक्स एक तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रॉबैक है जो कि टेक्निकली सबको पता होना चाहिए। अब जैसे ड्रॉबैक की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, जनरली ये सेफ मेडिकेशन होते हैं, राइट। अनपैलेटेबल होते हैं, मतलब इनको ऐसे ही नहीं खा सकते, आप वाटर के साथ इनटेक करना होगा। क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट ज्यादा होती है, आपको लगभग 20 से 40 मिलीग्राम आपको जो है पर डे इनटेक करना है। और इनका जो इफेक्टिव पीरियड है, ये कई बार अपने सोशल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में पता होना चाहिए कि इनका जो इफेक्ट है वो 3 से 4 दिन में आने वाला होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने खाया और आपको इफेक्ट आ जाएगा। लगभग 3 से 4 दिन का ड्यूरेशन लगता है इनको। तो 3 से 4 दिन का ड्यूरेशन लगता है और उसके पहले ये इफेक्ट नहीं देते। जनरली सेफ होते हैं, अनपैलेटेबल होते हैं, 20 से 40 मिलीग्राम पर डे। तो ये आपका एक मतलब एक ड्रॉबैक्स है इनके, हम ड्रॉबैक में कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब हम एक बात करते हैं कि फ्लैटुलेंस की बात करते हैं। फ्लैटुलेंस एक साइड इफेक्ट है। तो फ्लैटुलेंस क्या है कि देखिए, जैसे आपका जितना ज्यादा आप ब्रांड या डाइटरी फाइबर लेते हैं उतना ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते हैं गट फ्लोरा में, क्योंकि आपकी पॉलीसैकेराइड क्या होती है, उसको यूज, उसकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया गट फ्लोरा। तो जितनी ज्यादा आप ग्रोथ की बात करेंगे या बैक्टीरियल एक्टिविटी की बात करेंगे, जितनी ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, अब जितनी ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा आपकी साइड में पैरेलली मेटाबॉलिज्म के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जितना रिलीज होगा देन देयर विल बी चांसेस ऑफ गैस फॉर्मेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड मोर द गैसेज इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इट क्रिएट्स अ फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम ऑफ गैस, फीलिंग लाइक अ गैसियस प्रेजेंस इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, फ्लैटुलेंस की। तो आपका ये इसका एक आप साइड इफेक्ट्स भी बता सकते हो फ्लैटुलेंस, और उसका टेक्निकल रीजन भी बता सकते हो कि क्यों फ्लैटुलेंस होता है। अब हम एक बात करते हैं, इसके एक कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट करना चाहता हूं। देखिए, हम ब्रांड डाइटरी फाइबर में हम कॉन्स्टिपेशन में ब्रांड का यूज कर रहे हैं, और ब्रांड में हमने ये बताया कि इसमें ये क्या कर रहा है, ये स्टूल में वाटर के कंटेंट को बढ़ा के स्टूल को सॉफ्ट कर रहा है और डेफिकेशन में आसानी हो रही है। ठीक, एक चीज ये हो रही है, ये इस तरीके से अपना एक्शन दे रहे हैं। अब क्या जो स्टूल ऑलरेडी प्रेजेंट था इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में वो सॉफ्ट हुआ? नहीं, ये वो स्टूल था जो कि जब पैरेलली बन रहा था, किसके साथ? जब हमने फाइबर लिया। तो सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि जो भी डाइटरी फाइबर्स होंगे वो इसको प्रिवेंशन, कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन के लिए यूज होंगे, ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए नहीं होंगे। हम केवल इनसे उसी चीज का ट्रीट कर पाएंगे, हम इससे जो उसी चीज को फॉर्म कर पाएंगे जो पैरेलली स्टूल बनेगा, राइट। तो आपका यह समझना होगा कि इसमें यह चीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपका मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूल है वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है, वो स्टूल जो साथ में बन रहा है डाइटरी फाइबर के साथ, वहीं पे तो वाटर आ रहा है, वो स्टूल आपका सॉफ्ट हो रहा है। तो आपको ये कंसेप्ट आपका पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइलियम और इसबगुला की। इंटरचेंजेबली ये इसबगुला और साइलियम यूज होते हैं। ये कुछ नहीं, प्लांटेगो वाइटा प्लांट की सीड्स होती हैं। सीड्स का जो फाइबर्स होता है, आउटर लेयर जिसकी मैं बात करता हूं, एल्यूरॉन आउटर लेयर, उसकी बात कर रहा हूं। सिंपल है, इसमें नेचुरल कोलाइडल म्यूसिलेज होते हैं
जो कि जिलेटिनस मास बना लेते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करके। सेम मैकेनिज्म, ऑलमोस्ट सेम है, वाटर को एब्जॉर्ब करके, लेकिन आपको म्यूसिलेज वर्ड का जिक्र करना है कि ये नेचुरल कोलाइडल म्यूसिलेज होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करके क्या बना देते हैं, जिलेटिनस मास। और वो जिलेटिनस मास अब किसके साथ मिलने वाला है, डेफिकेटरी मटेरियल के साथ। तो कहीं ना कहीं जिलेटिनस मास जब मिलेगा तो डेफिकेशन जो स्टूल है वो सॉफ्ट भी होगा और उसका बल्क भी बढ़ेगा। इसको भी सेम हम 3 to 8 ग्राम इसबगोला यूज करते हैं, और इसको कई बार ठंडे मिल्क में, कोल्ड मिल्क में, या तो जूस के साथ या तो वाटर के साथ इनटेक करते हैं। और इसमें क्या है, 1 या 2 डेली लेते हैं। और इसमें जैसे मैकेनिज्म हम बता रहे थे कि इसमें 3 to 4 डेज लगता है मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए देखने के लिए, इसमें 1 से 3 दिन लगता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। सो आपका ये जो ओवरऑल चैप्टर था कॉन्स्टिपेशन का, उसमें एक क्लास की कैटेगरी हमने कवर की, क्योंकि कई बार मुझे भी ये लग रहा था कि कई बार कॉन्स्टिपेशन छोटा टॉपिक है, लेकिन जब आप कॉन्स्टिपेशन के डेप्थ में जाएंगे, जब आप इस मैकेनिस्टिक अप्रोच को पढ़ेंगे, तो आपको एक कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए, उसके डिटेल डिस्कशन में जाने के लिए कॉन्स्टिपेशन भी लगेगा कि हाँ एक बड़ा सा चैप्टर है। हम इसको सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करेंगे, जैसा हमने आज वीडियो लेक्चर में कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके क्लासिफिकेशन और फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया। फाइबर्स की एक कैटेगरी जो पहली हमारी थी, बल्क फॉर्मिंग एजेंट। सो इन अ टुडेज वीडियो लेक्चर हम बल्क फॉर्मिंग एजेंट का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर अभी भी कोई क्वेरीज रहती हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगता है कि आपको कोई कंटेंट इससे मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।